हेलो दोस्तों, जरा कल्पना कीजिए अगर आज से 30 दिन बाद आपकी सुबह अलग हो, आपका मन जरा शांत हो, आपके फैसले मजबूत हो और वो काम जिन्हें आप सालों से टालते आए हैं अचानक पूरे होने लगे। लेकिन एक सवाल है, अगर आपको पता हो कि आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या टैलेंट या मोटिवेशन की कमी नहीं बल्कि सिर्फ एक स्किल की कमी है, सेल्फ डिसिप्लिन, तो क्या आप उसे सीखना चाहेंगे? क्योंकि सच ये है, दुनिया में ज्यादातर लोग असफल इसलिए नहीं होते क्योंकि वे कमजोर हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वे हर दिन अपने ही फैसलों से हार जाते हैं। अलार्म बजता है लेकिन हम उठते नहीं, लक्ष्य बनाते हैं लेकिन शुरू नहीं करते और धीरे धीरे हमारी जिंदगी हमारे ही अधूरे वादों का ढेर बन जाती है। लेकिन क्या वो हो अगर सिर्फ 30 दिन में आप अपने दिमाग को इस तरह ट्रेन कर सके कि आपके फैसले, आदतें और जिंदगी सब बदलने लगे। यही है इस किताब की असली ताकत, सेल्फ डिसिप्लिन इन 30 डेज। आज से शुरू होती है एक ऐसी यात्रा जहां आप अपने ही जीवन के ड्राइवर बनेंगे। और पहला सवाल यही है, क्या आप सच में अपने जीवन पर नियंत्रण लेना चाहते हैं या बस परिस्थितियों के साथ बहते रहना चाहते हैं? अगर जवाब पहला है तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 1, अनलिशिंग द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। अगर आपको हर दिन सिर्फ एक ताकत मिल जाए जिससे आप अपने फैसलों, आदतों और भविष्य को नियंत्रित कर सकें, तो क्या आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है? यही ताकत है सेल्फ डिसिप्लिन की। अक्सर लोग सोचते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब है खुद को जबरदस्ती काम करने के लिए मजबूर करना, लेकिन सच इससे थोड़ा अलग है। सेल्फ डिसिप्लिन असल में इच्छा शक्ति का इस्तेमाल नहीं बल्कि सही चुनाव करने की क्षमता है। हर दिन हमारे सामने दो रास्ते होते हैं, एक रास्ता जो तुरंत सुख देता है, दूसरा रास्ता जो भविष्य में सफलता देता है। मान लीजिए आपके सामने दो विकल्प है, अभी मोबाइल स्क्रॉल करना है या अपने लक्ष्य पर काम करना है। पहला आसान है, दूसरा मुश्किल, लेकिन वही दूसरा रास्ता धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी बदल देता है। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब है हर दिन छोटे छोटे फैसलों के जरिए अपने भविष्य को चुनना। तो सवाल है कि लोग सेल्फ डिसिप्लिन क्यों नहीं बना पाते जब सेल्फ डिसिप्लिन इतना शक्तिशाली है तो, और क्यों ज्यादातर लोग इसे विकसित नहीं कर पाते? इसके पीछे लेखक 3 बड़ी वजह बताते हैं। पहला, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। हमारा दिमाग तुरंत मिलने वाले सुख को पसंद करता है, चाहे वो फिर मीठा खाना हो, सोशल मीडिया स्क्रॉल करना हो या सीरीज देखना। ये सब तुरंत डोपामिन देते हैं, लेकिन लंबी अवधि के लक्ष्य जैसे फिटनेस, पढ़ाई, बिजनेस, इनका परिणाम देर से मिलता है। इसलिए दिमाग अक्सर आसान रास्ता चुनता है। दूसरा, अस्पष्ट लक्ष्य। अगर आपको पता ही नहीं कि आप कहाँ जाना चाहते हैं तो आपका दिमाग दिशा कैसे चुनेगा? बहुत से लोग कहते हैं मुझे सफल बनना है, लेकिन सवाल है कैसे, किस क्षेत्र में और कब तक? स्पष्ट लक्ष्य के बिना सेल्फ डिसिप्लिन टिक ही नहीं पाता। तीसरा, गलत वातावरण। हमारा वातावरण हमारी आदतों को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। अगर आपके आसपास ध्यान भटकाने वाली चीजें हो, नकारात्मक लोग हो या असंगठित दिनचर्या हो तो सेल्फ डिसिप्लिन बनाए रखना और मुश्किल हो जाता है। अब सवाल है, अगर सेल्फ डिसिप्लिन बन जाए तो क्या बदलता है? बहुत कुछ। पहला, बेहतर फैसले। सेल्फ डिसिप्लिन आपको भावनाओं से नहीं, मूल्यों से फैसले लेना सिखाता है। आप वही करते हैं जो आपके भविष्य के लिए सही है। दूसरा, मजबूत आदतें। सेल्फ डिसिप्लिन के साथ आप धीरे धीरे ऐसी आदतें बनाते हैं जो आपकी सफलता को ऑटोमेटिक बना देती है, जैसे नियमित व्यायाम, पढ़ना, समय का प्रबंधन और ध्यान करना। ये आदतें धीरे धीरे आपकी पहचान बन जाती है। तीसरा, कठिन परिस्थितियों में स्थिरता। जब जीवन कठिन होता है ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, लेकिन सेल्फ डिसिप्लिन वाला व्यक्ति कंसिस्टेंसी बनाए रखते हैं। वे जानते हैं कि असली सफलता छोटे छोटे लगातार प्रयासों से मिलती है। लेखक कहते हैं कि विज्ञान के अनुसार सेल्फ डिसिप्लिन का संबंध हमारे दिमाग के एक हिस्से से होता है। इसे कहते हैं प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। ये दिमाग का वो हिस्सा है जो फैसले लेता है, आवेग को नियंत्रित करता है और भविष्य की योजना बनाता है। जब आप सेल्फ डिसिप्लिन का अभ्यास करते हैं तो ये हिस्सा मजबूत होता जाता है और धीरे धीरे सही फैसला लेना आसान हो जाता है। लेखक कहते हैं कि डोपामिन की भूमिका ऐसी है कि जब हम अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करते हैं और खुद को नियंत्रित करते हैं तो दिमाग डोपामिन रिलीज करता है। ये हमें उपलब्धि की भावना देता है। इसका मतलब है सेल्फ डिसिप्लिन सिर्फ मानसिक नहीं बल्कि न्यूरोलॉजिकल प्रक्रिया भी है। लेखक कहते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन एक जन्मजात गुण नहीं है, ये एक सीखने वाली स्किल है।
और इसकी शुरुआत 3 चीजों से होती है। पहली, स्पष्ट लक्ष्य। आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। दूसरा, संरचना और दिनचर्या। एक नियमित रूटीन निर्णयों को आसान बना देता है। तीसरा, सहायक वातावरण। अपने आसपास ऐसे लोगों और परिस्थितियों को रखें जो आपको आगे बढ़ने में मदद करें। जब ये तीनों मिलते हैं तो सेल्फ डिसिप्लिन धीरे धीरे आपकी पहचान बन जाता है। आज एक छोटा अभ्यास करें। एक कागज पर लिखें कि मेरी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य क्या है। फिर लिखें, आज से मैं कौन सी एक आदत शुरू कर सकता हूँ जो मुझे उस लक्ष्य के करीब ले जाएगी। लेकिन एक बड़ा सवाल अभी बाकी है। अगर सेल्फ डिसिप्लिन इतना महत्वपूर्ण है तो दिमाग को उस दिशा में सोचने के लिए कैसे ट्रेन किया जाए, जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 2, द सेल्फ डिसिप्लिन माइंडसेट। क्या आपने कभी सोचा है कि 2 लोग एक ही परिस्थिति में होते हुए भी एक सफल क्यों हो जाता है और दूसरा बार बार हार क्यों मान लेता है? अंतर अक्सर टैलेंट या इंटेलिजेंसी में नहीं होता, अंतर होता है माइंडसेट में, यानी सोचने के तरीके में। अगर आपकी सोच बदल जाए तो क्या आपकी आदतें भी बदल सकती है? और अगर आदतें बदल जाए तो क्या आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है? यही इस अध्याय का सबसे बड़ा सवाल है। लेखक कहते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन सिर्फ आदतों का खेल नहीं है, ये सबसे पहले सोच का खेल है। अगर आपका माइंडसेट कमजोर है तो आप लक्ष्य बनाएंगे लेकिन उन्हें पूरा नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपका माइंडसेट मजबूत है तो आप मुश्किल परिस्थितियों में भी अपने रास्ते पर टिके रहेंगे। सेल्फ डिसिप्लिन माइंडसेट का मतलब है अपने जीवन की जिम्मेदारी लेना और चुनौतियों को सीखने का अवसर मानना और लगातार खुद को बेहतर बनाने की मानसिकता रखना। इस माइंडसेट का पहला सिद्धांत है पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो सवाल है कि हम जिम्मेदारी लेने से क्यों बचते हैं? क्योंकि अक्सर जब चीजें गलत होती है तो हमारा दिमाग तुरंत कारण ढूंढता है और ज्यादातर समय हम कारण बाहर ढूंढते हैं। हम कहते हैं मेरे पास समय नहीं था, परिस्थितियां खराब थी, लोगों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया। कुछ हद तक ये सही भी हो सकता है, लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब हम हर असफलता के लिए बाहरी कारणों को दोष देने लगते हैं। जब ऐसा होता है तो हम धीरे धीरे अपनी शक्ति खो देते हैं, क्योंकि अगर सब कुछ परिस्थितियों पर निर्भर है तो फिर हम क्या बदल सकते हैं? यहीं पर सेल्फ डिसिप्लिन माइंडसेट का एक नया दृष्टिकोण देता है। सेल्फ डिसिप्लिन की शुरुआत एक कठिन लेकिन शक्तिशाली निर्णय से होती है। वह निर्णय है मेरे जीवन की जिम्मेदारी मेरी है। इसका मतलब ये नहीं कि जीवन में कठिनाइयां नहीं आएगी, लेकिन इसका मतलब ये है कि आप अपने फैसलों के लिए जिम्मेदार हैं। जब आप ये स्वीकार करते हैं तो अचानक आपके सामने नई संभावनाएं खुलती है। अब आप खुद से पूछते हैं मैं क्या बदल सकता हूँ, मैं क्या सीख सकता हूँ, या अगली बार मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ। यही सवाल आपको धीरे धीरे सेल्फ मास्टरी की ओर ले जाते हैं। लेखक कहते हैं कि मनोवैज्ञानिक कैरोल ड्वेक ने एक महत्वपूर्ण विचार दिया था ग्रोथ माइंडसेट का। इसका मतलब है यह विश्वास कि हमारी क्षमताएं स्थिर नहीं होती, वे मेहनत, अभ्यास और सीखने से बेहतर हो सकती है। ग्रोथ माइंडसेट रखने वाले लोग चुनौतियों से नहीं डरते, गलतियों से सीखते हैं और असफलता को अंत नहीं मानते। वे जानते हैं कि सफलता लगातार सुधार का परिणाम है। इसके विपरीत फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि उनकी क्षमताएं स्थिर है, इसलिए वे अक्सर जोखिम लेने से बचते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन माइंडसेट का तीसरा महत्वपूर्ण हिस्सा है सेल्फ अवेयरनेस, यानी खुद को गहराई से समझना। बहुत से लोग अपनी आदतों को बदलना चाहते हैं, लेकिन वे ये नहीं जानते कि उनकी आदतें बनती कैसे हैं। सेल्फ अवेयरनेस हमें ये देखने में मदद करती है कि हमारे ट्रिगर क्या है, हमारी कमजोरियां क्या है, हमारी ताकत क्या है। जब आप खुद को समझना शुरू करते हैं तो आप अपने व्यवहार को बदलने में सक्षम हो जाते हैं। सेल्फ अवेयरनेस विकसित करने का एक शक्तिशाली तरीका है माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस का मतलब है वर्तमान क्षण में पूरी जागरूकता के साथ रहना। जब आप माइंडफुल होते हैं तो आप अपने विचारों को बिना जज किए देखते हैं। इसे ऐसे समझिए, जब आप टालमटोल करते हैं तो आप ये नोटिस करते हैं कि मैं अभी काम से बचने की कोशिश कर रहा हूँ। ये छोटी सी जागरूकता आपको बेहतर निर्णय लेने में मदद करती है। तो सवाल है कि सेल्फ डिसिप्लिन माइंडसेट कैसे विकसित करें। इसके लिए लेखक कहते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन बाहर से नहीं आती, वो अंदर से शुरू होती है। इसे विकसित करने के लिए 3 कदम बेहतर और बेहद ही महत्वपूर्ण है। पहला, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनाएं, अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वीकार करें। दूसरा, ग्रोथ माइंडसेट विकसित करें।
असफलता को सीखने का अवसर माने। तीसरा, सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाएं, अपने विचारों और आदतों को समझें। जब ये तीनों मिलते हैं तो सेल्फ डिसिप्लिन सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि जीवन की शैली बन जाती है। आज अपने आप से ये सवाल पूछें कि मेरी जिंदगी में ऐसी कौन सी आदत है जिसकी जिम्मेदारी मैं अभी तक दूसरों पर या परिस्थितियों पर डालता रहा हूँ। लेकिन एक और बड़ा सवाल अभी बाकी है। अगर हम सच में बदलना चाहते हैं तो हमें अपने अतीत की गलतियों और खुद के प्रति कठोरता से कैसे मुक्त होना चाहिए, जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 3, सेटिंग द फाउंडेशन, सेल्फ कंपैशन एंड फॉरगिवनेस। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से नहीं बल्कि खुद से होती है? कई लोग अनुशासन यानी सेल्फ डिसिप्लिन सीखना चाहते हैं। वे लक्ष्य बनाते हैं, प्लान बनाते हैं और बदलाव की कोशिश भी करते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद एक गलती होती है, एक आदत टूटती है और फिर वही आवाज आती है, तुमसे नहीं होगा, तुम हमेशा असफल रहते हो। यहीं से शुरुआत होती है सेल्फ क्रिटिसिज्म के चक्र की। और सच ये है कि जब इंसान खुद का सबसे बड़ा आलोचक बन जाता है तो अनुशासन टिक ही नहीं पाता। तो सवाल ये है, क्या खुद के प्रति दयालु होना वास्तव में हमें ज्यादा अनुशासित बना सकता है? और क्या खुद को माफ करना असल में हमें और मजबूत बना सकता है? इस अध्याय में हम समझेंगे कि सेल्फ डिसिप्लिन की असली नींव क्या है। सेल्फ कंपैशन और फॉरगिवनेस से ही बनती है। तो सवाल है कि क्यों जरूरी है सेल्फ कंपैशन? तो लेखक बताते हैं कि अक्सर लोग मानते हैं कि अगर वे खुद पर सख्त नहीं होंगे तो वे कभी अनुशासित नहीं बन पाएंगे। इसीलिए वे खुद से कहते हैं, तुम आलसी हो, तुम में इच्छा शक्ति नहीं है, तुम हमेशा असफल रहते हो। शुरुआत में ये शक्ति शायद थोड़ी मोटिवेशन दे दे, लेकिन लंबे समय में ये आत्मविश्वास को कमजोर कर देती है। सेल्फ कंपैशन का मतलब है खुद के साथ वैसा व्यवहार करना जैसा आप किसी अच्छे दोस्त के साथ करते हैं। अगर आपका दोस्त गलती करे तो क्या आप उसे कहेंगे तुम बेकार हो? नहीं, आप कहेंगे कोई बात नहीं, सीखो और आगे बढ़ो। यही दृष्टिकोण जब हम खुद पर लागू करते हैं तो सेल्फ डिसिप्लिन टिकाऊ बनती है। बहुत से लोग अपने अतीत की गलतियों का एक भारी बोझ लेकर जीते हैं। शायद आपने भी कभी सोचा होगा, काश मैंने वो गलती नहीं की होती, काश मैंने उस मौके को खोया ना होता। लेकिन जब हम अतीत को बार बार दोहराते हैं तो हमारा मन गिल्ट और रिग्रेट से भर जाता है। ये भावनाएं धीरे धीरे हमारी ऊर्जा और आत्मविश्वास को खत्म कर देती है और फिर हम नए प्रयास करने से भी डरने लगते हैं। यह डर अक्सर हमें दो चरम स्थितियों में ले जाता है, या तो हम कोशिश ही बंद कर देते हैं या फिर हम परफेक्शन के जाल में फंस जाते हैं। लेकिन सच ये है कि सेल्फ डिसिप्लिन के रास्ते पर गलतियां होना बिल्कुल सामान्य है। गलती असफलता नहीं होती, वो फीडबैक होती है जो हमें आगे बढ़ाती है। तो एक सवाल और है कि फॉरगिवनेस की असली शक्ति क्या है? इस पर लेखक बताते हैं कि फॉरगिवनेस का मतलब किसी गलती को सही ठहराना नहीं है। इसका असली मतलब है अपने आप को अतीत के बोझ से मुक्त करना। जब आप खुद को माफ करते हैं तो आप अपने मन को यह संदेश देते हैं, मैं सीख सकता हूँ और आगे बढ़ सकता हूँ। ये मानसिक बदलाव आपकी ऊर्जा को वापस लाता है। अब आप अतीत में फंसे नहीं रहते, आप भविष्य पर ध्यान देना शुरू करते हैं। फॉरगिवनेस हमें 3 महत्वपूर्ण चीजें देता है। पहला, इमोशनल फ्रीडम, आप गिल्ट और रिग्रेट से मुक्त होते हैं। दूसरा, क्लैरिटी, आप अपनी गलतियों से सीख पाते हैं। तीसरा, रिन्यूड मोटिवेशन, आप फिर से कोशिश करने की हिम्मत जुटाते हैं। इसीलिए सेल्फ डिसिप्लिन केवल इच्छा शक्ति नहीं है, ये एक भावनात्मक प्रक्रिया भी है। सेल्फ कंपैशन और फॉरगिवनेस मिलकर एक महत्वपूर्ण गुण बनाते हैं, इमोशनल रेजिलियंस। रेजिलियंस का मतलब है मुश्किल परिस्थितियों के बाद फिर से खड़े हो जाना। इसे विकसित करने के लिए कुछ कदम बेहद ही उपयोगी है। स्टेप 1, सेल्फ अवेयरनेस। सबसे पहले अपनी भावनाओं को पहचानना सीखें। ध्यान दें कौन सी परिस्थितियां आपको ट्रिगर करती है, यानी विचलित कर देती है। कौन से विचार आपको कमजोर बनाते हैं, क्योंकि अवेयरनेस ही बदलाव की शुरुआत है। स्टेप 2, एक्सेप्टेंस और माइंडफुलनेस। जीवन में हर भावना को स्वीकार करना सीखें। माइंडफुलनेस हमें सिखाती है कि हम अपने विचारों और भावनाओं को बिना जज किए देख सकते हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो भावनाएं हमें नियंत्रित नहीं करती। स्टेप 3, सपोर्ट नेटवर्क। कोई भी व्यक्ति अकेले हर संघर्ष से नहीं लड़ सकता। ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपके विचारों को प्रोत्साहित करें। सकारात्मक लोग हमारी मानसिक शक्ति को बढ़ाते हैं। स्टेप 4, हेल्दी कॉपिंग मैकेनिज्म। तनाव से निपटने के लिए स्वस्थ तरीकों की आवश्यकता होती है, जैसे एक्सरसाइज, जर्नलिंग,
मेडिटेशन। ये तरीके मन को संतुलित रखते हैं। स्टेप 5, पॉजिटिव रिफ्रेमिंग। किसी भी कठिन परिस्थिति को एक नए दृष्टिकोण से देखना सीखें। अपने सवाल बदले, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ से कहना शुरू करें, मैं इससे क्या सीख सकता हूँ। स्टेप 6, अपॉर्चुनिटी मानना। फेलियर अंत नहीं है, ये एक संकेत है कि हमें अपने रणनीति बदलने की जरूरत है। हर असफलता एक नई सीख देती है। स्टेप 7, सेल्फ कंपैशन प्रैक्टिस। जब चीजें गलत हो तो खुद को दोष देने के बजाय अपने प्रति दयालु बने। यही दृष्टिकोण दीर्घकालीन सेल्फ डिसिप्लिन को मजबूत बनाता है। इस अध्याय में लेखक हमें एक बेहद ही बड़ा संदेश देना चाहते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन खुद को सजा देने से नहीं बनती, ये बनती है सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ कंपैशन और फॉरगिवनेस से। जब आप खुद को समझते हैं, गलतियों को स्वीकार करते हैं और फिर भी आगे बढ़ते हैं, तभी असली अनुशासन जन्म लेता है। यही मानसिकता आपको लंबे समय तक अपने लक्ष्यों पर टिके रहने में मदद करती है। आज 5 मिनट निकाल कर लिखें, आप अपने अतीत की कौन सी गलती के लिए अभी भी खुद को दोष देते हैं। लेकिन एक और महत्वपूर्ण सवाल अभी बाकी है। अगर हम अपने विचारों और भावनाओं को सच में नियंत्रित करना चाहते हैं तो क्या कोई ऐसी मानसिक तकनीक है जो हमें हर परिस्थिति में शांत और केंद्रित रख सके? जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 4, माइंडफुलनेस एंड सेल्फ डिसिप्लिन। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने तय किया आज पूरा फोकस रहेगा, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, लेकिन कुछ ही मिनट बाद फोन की नोटिफिकेशन, एक नया मैसेज या कोई रैंडम थॉट आपका पूरा ध्यान भटका देता है और फिर दिन के अंत में आप सोचते हैं मैंने आज सच में किया क्या? सवाल ये है, क्या समस्या इच्छा शक्ति की कमी है या ध्यान की कमी? क्या ऐसा संभव है कि अगर हम अपने माइंड को प्रेजेंट मोमेंट में रखना सीख जाएं तो सेल्फ डिसिप्लिन अपने आप मजबूत हो जाए? यही इस अध्याय का सबसे बड़ा रहस्य है। आज हम समझेंगे कैसे माइंडफुलनेस यानी वर्तमान क्षण में सजग रहने की कला आपकी फोकस, प्रोडक्टिविटी और सेल्फ डिसिप्लिन को पूरी तरह बदल सकती है। माइंडफुलनेस का सरल अर्थ है पूरी तरह वर्तमान क्षण में उपस्थित होना। अक्सर हमारा माइंड 3 जगहों में घूमता रहता है, पास्ट, फ्यूचर और डिस्ट्रैक्शन। लेकिन माइंडफुलनेस हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति वर्तमान में होती है। जब आप सच में प्रेजेंट होते हैं, आपका फोकस बढ़ता है, आपका डिसिप्लिन मेकिंग बेहतर होता है और आप सेल्फ डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़ते हैं और वो मजबूत होता है, क्योंकि उस समय आप इम्पल्सिव रिएक्शन की जगह कॉन्शियस चॉइस लेते हैं। आज की दुनिया में डिस्ट्रैक्शन एक महामारी बन चुकी है। हमारा ध्यान हर समय खींचा जाता है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, मोबाइल का नोटिफिकेशन हो या एंडलेस कंटेंट स्क्रॉलिंग, और धीरे धीरे हमारा ब्रेन कांस्टेंट स्टिमुलेशन का आदी हो जाता है। इसका परिणाम क्या होता है? इसका परिणाम होता है कि हमारी अटेंशन स्पैन कम होने लगती है। यही कारण है कि काम पर ध्यान नहीं टिकता, पढ़ाई में मन नहीं लगता और बड़े गोल्स पर कंसिस्टेंसी नहीं बन पाती। यानी सेल्फ डिसिप्लिन की सबसे बड़ी दुश्मन डिस्ट्रैक्शन नहीं बल्कि अनकॉन्शियस लिविंग है। जब आप माइंडफुलनेस का अभ्यास करते हैं तो आप अपने थॉट्स और इमोशंस को पहचानना सीखते हैं। आप तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते, आप रुकते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और फिर कॉन्शियसली एक्शन लेते हैं। यही सेल्फ डिसिप्लिन की असली शुरुआत है। माइंडफुलनेस हमें 3 शक्तियां देता है। पहला, अवेयरनेस, आप समझ पाते हैं कि आपका ध्यान कब भटक रहा है। दूसरा, कंट्रोल, आप इम्पल्सिव रिएक्शंस को रोक सकते हैं। तीसरा, फोकस, आप एक काम पर गहराई से ध्यान दे सकते हैं। यही कारण है कि दुनिया के कई सफल लोग माइंडफुलनेस और मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं। माइंडफुलनेस केवल मेडिटेशन तक सीमित नहीं है, ये एक लाइफ स्टाइल है। इसका मतलब है आप अपने हर काम में सजगता लाएं, जैसे चलते समय चलने का अनुभव महसूस करना, खाते समय भोजन का स्वाद समझना, काम करते समय पूरी तरह उसी काम में डूब जाना। जब आप ऐसा करते हैं तो आपका माइंड धीरे धीरे शांत और केंद्रित होने लगता है। लेखक कहते हैं माइंडफुलनेस बेहद ही शक्तिशाली है। आजकल लोग अक्सर टीवी देखते हुए खाते हैं, फोन स्क्रॉल करते समय खाते हैं, जल्दी जल्दी खाना खत्म कर देते हैं। लेकिन माइंडफुल ईटिंग का मतलब है खाना खाते समय पूरी जागरूकता के साथ खाना। इसमें 3 कदम महत्वपूर्ण हैं। पहला, ग्रेटिट्यूड, खाने से पहले भोजन के लिए धन्यवाद महसूस करें। दूसरा, स्लो ईटिंग, धीरे धीरे खाएं और हर बाइट का स्वाद महसूस करें। तीसरा, हंगर अवेयरनेस, समझें कि आपका शरीर वास्तव में कितना खाना चाहता है। यह अभ्यास खाने की आदतों में सेल्फ डिसिप्लिन लाता है।
माइंडफुलनेस केवल मानसिक शांति के लिए नहीं है, ये प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ाता है। इसे अपनाने से कुछ प्रैक्टिकल स्टेप है। स्टेप 1, माइंडफुल वर्क प्रैक्टिस। काम शुरू करने से पहले कुछ सेकंड रुके, एक गहरी सांस लें और खुद से कहें, अब मैं पूरी तरह इस काम पर ध्यान दूंगा। एक छोटा सा रिचुअल आपके फोकस को मजबूत करता है। स्टेप 2, माइंडफुल ब्रीदिंग। जब भी ध्यान भटके सिर्फ अपनी सांस पर ध्यान दें। सांस के अंदर जाने, सांस के बाहर जाने पर कुछ ही सांसों में आपका माइंड शांत होने लगेगा। स्टेप 3, माइंडफुल ब्रेक्स। लगातार काम करना हमारी प्रोडक्टिविटी घटा देता है, इसलिए बीच बीच में छोटे माइंडफुल ब्रेक लें, जैसे 5 मिनट की वॉक, डीप ब्रीदिंग या स्ट्रेचिंग। ये ब्रेक्स आपकी एनर्जी को रिचार्ज करते हैं। स्टेप 4, माइंडफुल लाइफस्टाइल। माइंडफुलनेस केवल काम तक सीमित नहीं, इसे अपने पूरे जीवन में शामिल करें। माइंडफुल कन्वर्सेशन और माइंडफुल ईटिंग और माइंडफुल रिलैक्सेशन, धीरे धीरे ये आपकी आदत बन जाएगा। याद रहे, सेल्फ डिसिप्लिन केवल इच्छा शक्ति नहीं है, ये अवेयरनेस से शुरू होता है। जब आप अपने थॉट्स, इमोशंस और एक्शन को सजगता से देखने लगते हैं, तब आप उन्हें नियंत्रित भी कर सकते हैं, और यही सेल्फ डिसिप्लिन की असली शक्ति है। आज सिर्फ 5 मिनट निकालें, शांत बैठें और अपनी सांस पर ध्यान दें। कोई जजमेंट नहीं, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, बस ऑब्जर्व करें। यही माइंडफुलनेस की शुरुआत है। लेकिन माइंडफुलनेस के बाद एक और महत्वपूर्ण सवाल आता है। अगर हमें अपने सपनों को सच में हासिल करना है, तो हमें गोल्स कैसे तय करने चाहिए, जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 5, गोल सेटिंग, फ्रॉम ड्रीम्स टू रियलिटी। जरा एक पल के लिए अपने जीवन के बारे में सोचिए। क्या आपके पास सच में कोई ऐसा गोल है जो आपको हर सुबह उठने की वजह देता हो, या फिर दिन बस ऐसे ही गुजरते जा रहे हैं, काम, मोबाइल, थोड़ा मनोरंजन और फिर वही अगला दिन। सच ये है कि ज्यादातर लोग सपने तो देखते हैं, लेकिन उन्हें गोल्स में नहीं बदलते, और बिना गोल के जीवन ऐसा है जैसे समुद्र में एक नाव जिसका कोई दिशा नहीं। लेकिन अगर आपको ये पता हो कि आप कहाँ पहुँचना चाहते हैं या आपको कहाँ पहुँचना है, तो आपकी हर छोटी कोशिश एक दिन आपको उसी मंजिल तक ले जाती है। इस अध्याय में हम समझेंगे कैसे गोल सेटिंग्स सिर्फ योजना नहीं, बल्कि आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदलने वाली शक्ति बन सकती है। गोल सेटिंग का मतलब सिर्फ मैं सफल बनना चाहता हूँ या मैं फिट होना चाहता हूँ जैसी इच्छा नहीं है। गोल सेटिंग का असली अर्थ है अपने सपनों को स्पष्ट दिशा देना। जब आपके पास स्पष्ट गोल होता है, आपका फोकस बढ़ जाता है, आपका मोटिवेशन मजबूत होता है और आपकी डिसीजन स्पष्ट हो जाती है। सोचिए, अगर आपको पता है कि आपको पहाड़ की चोटी तक पहुंचना है, तो आप रास्ता भी ढूंढेंगे और कदम भी उठाएंगे। लेकिन अगर आपको मंजिल ही नहीं पता, तो रास्ता भी भटक जाएगा। यही कारण है कि सेल्फ गोल सेटिंग सेल्फ डिसिप्लिन की नींव है। तो सवाल है कि लोग गोल क्यों नहीं बना पाते। अधिकतर लोग गोल्स इसलिए नहीं बनाते क्योंकि उन्हें 3 डर होते हैं। पहला, फियर ऑफ फेलियर। लोग सोचते हैं अगर गोल बना लिया और पूरा नहीं हुआ तो इस डर से वे कोशिश ही नहीं करते। दूसरा, लैक ऑफ क्लैरिटी। कई लोग जानते हैं ही नहीं कि उन्हें जीवन में क्या चाहिए, वे बस परिस्थितियों के साथ बहते रहते हैं। तीसरा, कंफर्ट जोन। गोल बनाने का मतलब खुद को चैलेंज देना है, और हमारा माइंड अक्सर सुरक्षित और आसान रास्ता चुनना चाहता है। इसी वजह से लोग सपनों को सपना ही रहने देते हैं। जब आप स्पष्ट गोल तय करते हैं, तो 3 महत्वपूर्ण बदलाव होते हैं। पहला, डायरेक्शन। गोल आपको स्पष्ट दिशा देता है। अब आपको पता होता है क्या करना है, क्या नहीं करना और किस पर ध्यान देना है। दूसरा, मोटिवेशन। जब आपके सामने स्पष्ट लक्ष्य होता है, तो आपका दिमाग लगातार उसे हासिल करने के तरीके खोजता है। हर छोटी प्रगति आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। तीसरा, कॉन्फिडेंस। जब आप छोटे गोल्स हासिल करते हैं, तो आपका सेल्फ बिलीफ बढ़ता है। आपको महसूस होने लगता है मैं सच में अपने जीवन को बदल सकता हूँ, और यही सेल्फ डिसिप्लिन को मजबूत करता है। लेकिन आगे बताते हैं कि गोल सेटिंग का एक बेहद ही शक्तिशाली हिस्सा है विजुअलाइजेशन। इसका मतलब है अपने लक्ष्य को अपने मन में साफ साफ देखना। इसे ऐसे समझिए, अगर आपका गोल है स्वस्थ शरीर बनाना, तो कल्पना करें आप सुबह जल्दी उठ रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपका शरीर मजबूत और ऊर्जावान है। जब आप बार बार यह दृश्य अपने मन में देखते हैं, तो आपका माइंड उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। विजुअलाइजेशन मोटिवेशन और डिसिप्लिन दोनों को बढ़ाता है। याद रहे, गोल तय करना आसान है, लेकिन उसे पूरा करने की यात्रा में कहीं बाधाएं आती है, जैसे सेल्फ डाउट, डिस्ट्रैक्शन
और फेलियर्स। इनसे निपटने के लिए 3 चीजें जरूरी है। पहला, सपोर्ट सिस्टम। ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपके गोल्स को समझते हो और आपको मोटिवेट करते हो। दूसरा, रूटीन। एक स्ट्रक्चर्ड रूटीन को फॉलो करें क्योंकि वो आपको डिसिप्लिन में रखता है। जब काम आदत बन जाता है तो मोटिवेशन की जरूरत कम पड़ती है। तीसरा, स्मॉल विंस। बड़े गोल्स को छोटे छोटे स्टेप में बांटें। हर छोटी जीत आपको आगे बढ़ाने की ऊर्जा देती है। याद रहे, सपने तभी सच होते हैं जब वे गोल्स बनते हैं। गोल सेटिंग आपको देता है दिशा, मोटिवेशन और आत्मविश्वास। जब आप स्पष्ट गोल के साथ डिसिप्लिन जोड़ देते हैं तो धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी बदलने लगती है। आज एक कागज पर लिखिए, अगर 1 साल में मुझे एक स्वस्थ व्यक्ति बनना है तो मुझे क्या करना चाहिए, और उस गोल तक पहुंचने के लिए पहला छोटा कदम क्या होगा, और फिर उस कदम को आज ही शुरू करें। लेकिन गोल तय करना ही काफी नहीं है। असली चुनौती तब आती है जब हमारे रास्ते में बैड हैबिट्स खड़ी होती है। अगले अध्याय में हम जानेंगे कैसे बैड हैबिट्स को तोड़ा जाए और गोल्स को हासिल किया जाए गुड हैबिट्स बनाकर। चैप्टर 6, ब्रेकिंग बैड हैबिट्स एंड बिल्डिंग गुड वंस। जरा ईमानदारी से अपने दिन के बारे में सोचिए। कितनी चीजें आप सोचकर करते हैं और कितनी चीजें आदत से। सुबह उठते ही फोन देखना, काम टालना, बिना सोचे सोशल मीडिया खोल देना और फिर शाम को खुद से कहना कल से बदलूंगा। लेकिन सच्चाई ये है कि जिंदगी बड़े फैसलों से नहीं बदलती, जिंदगी बदलती है छोटी आदतों से। और अगर आप अपनी आदतें नहीं बदलते तो वही आदतें धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी तय करती है। इस अध्याय में हम समझेंगे कैसे बैड हैबिट्स को तोड़ा जाए और कैसे गुड हैबिट्स बनाई जाए जो आपकी जिंदगी को धीरे धीरे पूरी तरह बदल सकती है। हम अक्सर सोचते हैं कि हम अपने फैसलों से जिंदगी बनाते हैं, लेकिन सच ये है कि हमारी जिंदगी का बड़ा हिस्सा हैबिट से चलता है। सुबह उठने का तरीका, काम करने का तरीका, खाने की आदत और सोचने का तरीका, ये सब मिलकर हमारी पहचान बनाते हैं। अगर आपकी आदतें मजबूत है तो जीवन भी मजबूत बनता है, लेकिन अगर आदतें कमजोर है तो लक्ष्य भी कमजोर हो जाते हैं। यही वजह है कि सेल्फ डिसिप्लिन असल में आदतों की ताकत से ही बनता है। अगर बुरी आदतें छोड़ना इतना आसान होता तो दुनिया में हर व्यक्ति सफल होता। लेकिन समस्या यह है कि आदतें सिर्फ व्यवहार से नहीं होती, वे ब्रेन पैटर्न बन जाती है। जब हम कोई काम बार बार करते हैं तो दिमाग उसके लिए एक आसान रास्ता बना देता है। इसीलिए जब भी वही परिस्थिति आती है हम बिना सोचे वही काम दोहरा देते हैं। मान लीजिए हम तनाव में हैं तो हम जंक फूड खाने लगते हैं। हम बोरियत महसूस कर रहे हैं तो मोबाइल चलाने लगते हैं। हम मुश्किल काम में उलझ गए हैं तो प्रोक्रेस्टिनेशन की दिक्कत से जूझते हैं। इसे ही हैबिट लूप कहते हैं। जब तक ये चक्र चलता रहता है आदतें बदलना मुश्किल लगता है। अब सवाल है, अगर आदतें इतनी मजबूत है तो उन्हें बदलना कैसे संभव है और कैसे बदला जाए। इसके लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। पहला, आइडेंटिफाई द हैबिट्स। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आपकी कौन सी आदत आपको पीछे खींच रही है। चाहे वो देर से सोना हो, काम को टालना हो, मोबाइल की लत हो या अनहेल्दी ईटिंग। जब तक समस्या स्पष्ट न होती समाधान भी स्पष्ट नहीं होता। दूसरा, अंडरस्टैंड द ट्रिगर। हर आदत के पीछे एक ट्रिगर होता है, जैसे कि तनाव, अकेलापन, बोरियत या थकान। जब आप ट्रिगर को पहचान लेते हैं तो आप आदत के चक्र को तोड़ सकते हैं। बुरी आदत को सिर्फ रोकना मुश्किल होता है, इसीलिए उसे रिप्लेस करना जरूरी है। अगर आप जंक फूड खाते हैं तो उन्हें हेल्दी फूड से रिप्लेस करें। आप मोबाइल स्क्रॉल करते हैं तो किताबें पढ़ने की आदत डालें। आप स्ट्रेस में रहते हैं तो उस समय वॉकिंग या स्ट्रेचिंग का प्रयास करें। इस तरह आप दिमाग को एक नया रास्ता सिखाते हैं। अब बात करते हैं गुड हैबिट्स बनाने की, क्योंकि सफलता का रहस्य मोटिवेशन में नहीं बल्कि डेली हैबिट में होता है। उसके लिए लेखक कुछ स्टेप देते हैं। स्टेप फर्स्ट, आइडेंटिफाई योर डिजायर्ड हैबिट्स। सबसे पहले ये तय करें कि आप किन आदतों को बनाना चाहते हैं, जैसे कि रोजाना पढ़ना, एक्सरसाइज या जल्दी उठना या मेडिटेशन। स्टेप 2, सेट क्लियर गोल्स। मुझे फिट होना है, ये गोल नहीं है, लेकिन मैं रोज 30 मिनट वॉक करूंगा, ये एक स्पष्ट गोल है। स्टेप 3, क्रिएट अ रूटीन। हैबिट्स तब बनती है जब आप रोज के रूटीन का रास्ता तय कर लेते हैं और वो आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। जैसे सुबह उठते ही पानी पीना, रात में 10 मिनट किताब पढ़ना, हर शाम एक्सरसाइज करना। रूटीन डिसिप्लिन को आसान बनाता है। स्टेप 4, स्टार्ट स्मॉल। सबसे बड़ी गलती यह है कि लोग शुरुआत में बहुत ही बड़ा लक्ष्य बना लेते हैं, लेकिन असली तरीका है छोटा कदम। जैसे
मात्र 10 मिनट पढ़ने की आदत डालना, मात्र 5 मिनट मेडिटेशन करना और 10 मिनट पुशअप करना, ये छोटे कदम बड़ी कंसिस्टेंसी बनाते हैं। स्टेप 5, स्टे अकाउंटेबल। अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करें, अपनी हैबिट्स को ट्रैकर करें, जर्नल लिखें, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाएं। जब आप अपनी प्रगति देखते हैं तो मोटिवेशन भी बढ़ता है। स्टेप 6, स्टे परसिस्टेंट। आदतें एक दिन में नहीं बनती, कभी कभी आप चूकेंगे, लेकिन याद रखें कंसिस्टेंसी परफेक्शन से ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस अध्याय में लेखक हमें यही समझाने का प्रयास करते हैं कि आपकी जिंदगी आपके फैसलों से नहीं, आपकी आदतों से बनती है। अगर आप रोज छोटे छोटे अच्छे फैसले लेते हैं तो धीरे धीरे आपका पूरा जीवन बदल जाता है। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब है हर दिन अपने फ्यूचर वर्जन के लिए सही आदत चुनना। आज रात कागज पर लिखें आपकी सबसे खतरनाक या बुरी आदत क्या है, उसकी जगह आप कौन सी नई आदत को शुरू करेंगे। फिर उस नई आदत का आज ही पहला छोटा कदम उठाइए। लेकिन आदतें बनाने के रास्ते में सबसे बड़ा दुश्मन होता है प्रोक्रास्टिनेशन, यानी काम को टालने की आदत और डिस्ट्रैक्शंस। अगले अध्याय में हम जानेंगे कैसे प्रोक्रास्टिनेशन को हराया जाए और डीप फोकस की ताकत को विकसित किया जाए। चैप्टर 7, ओवरकमिंग प्रोक्रास्टिनेशन एंड डिस्ट्रैक्शंस। क्या आपने कभी सोचा है और महसूस किया है कि आप जानते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, लेकिन फिर भी आप उसे करते नहीं। काम शुरू करने से पहले ही आप मोबाइल खोल लेते हैं, एक वीडियो देख लेते हैं, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और अचानक 2 घंटे निकल जाते हैं। आपके सपने वही रहते हैं, लेकिन आपका समय धीरे धीरे गायब हो जाता है। सवाल ये है, क्या सच में हमारी सबसे बड़ी समस्या समय की कमी है या असली दुश्मन है प्रोक्रेस्टिनेशन और डिस्ट्रैक्शन? इस अध्याय में हम समझेंगे क्यों हम काम को टालते हैं, दिमाग हमें कैसे धोखा देता है और कैसे आप अपने फोकस को इतना मजबूत बना सकते हैं कि टालम टोल की आदत धीरे धीरे खत्म हो जाए। सबसे पहले हमें समझना होगा कि प्रोक्रेस्टिनेशन सिर्फ आलस नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकली बिहेवियर है। जब कोई काम मुश्किल लगता है या डर पैदा करता है तो हमारा दिमाग हमें बचाने के लिए उस काम से दूर रहने का तरीका ढूंढता है। इसलिए हम क्या करते हैं, सोशल मीडिया खोल लेते हैं, मोबाइल चेक करते हैं, कमरे की सफाई शुरू कर देते हैं या किसी आसान काम में लग जाते हैं। दिमाग हमें यह महसूस कराता है कि हम व्यस्त हैं, लेकिन सच में हम अपने सबसे महत्वपूर्ण काम से भाग रहे होते हैं। अब सवाल ये है, अगर हमें पता है कि काम टालना गलत है तो हम बार बार ऐसा क्यों करते हैं? इसके पीछे कुछ गहरी मानसिक वजह होती है। पहली, फियर ऑफ फेलियर। कई बार हम काम इसलिए टालते हैं क्योंकि हमें डर होता है कि अगर हमने कोशिश की और हम असफल हो गए तो। इस डर से बचने के लिए हम काम ही शुरू नहीं करते। दूसरा, लैक ऑफ क्लैरिटी। अगर आपको ये नहीं पता कि काम कैसे शुरू करना है तो दिमाग उसे टाल देता है, क्योंकि अस्पष्ट काम हमेशा भारी लगते हैं। तीसरा, परफेक्शनिज्म। कई लोग सोचते हैं अगर मैं करूंगा तो बिल्कुल परफेक्ट करूंगा, और जब परफेक्ट करने का दबाव आता है तो दिमाग कहता है अभी नहीं, बाद में। यही परफेक्शनिज्म प्रोक्रेस्टिनेशन का सबसे बड़ा कारण बन जाता है। चौथा, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, यानी तुरंत सुख की चाह। आज की दुनिया इंस्टेंट डोपामिन से भरी हुई है, चाहे वो फिर सोशल मीडिया हो, वीडियो हो या गेम हो या नोटिफिकेशन हो। ये सब दिमाग को तुरंत आनंद देते हैं, जबकि महत्वपूर्ण कामों का परिणाम देर से मिलता है। इसलिए दिमाग तुरंत सुख को चुन लेता है। अब एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल, अगर प्रोक्रेस्टिनेशन इतना शक्तिशाली है तो इसे हराया कैसे जाए? इसके लिए लेखक कुछ शक्तिशाली रणनीतियां देते हैं। पहला, ब्रेक टास्क इनटू स्मॉल स्टेप्स। बड़ा काम हमेशा डरावना लगता है, लेकिन छोटा काम आसान लगता है। मान लीजिए आपको पूरी किताब लिखनी है, ये भारी लगता है, लेकिन आप ये तय करते हैं कि आज मैं सिर्फ 300 शब्द लिखूंगा। ये आसान लगता है क्योंकि छोटे कदम काम शुरू करने की सबसे बड़ी ताकत होते हैं। दूसरा, यूज विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन एक शक्तिशाली मानसिक तकनीक है। अपने आप को कल्पना में देखें, काम पूरा करते हुए, लक्ष्य हासिल करते हुए, सफलता महसूस करते हुए। जब दिमाग भविष्य की सफलता देखता है तो वो काम शुरू करने के लिए अधिक प्रेरित होता है। तीसरा, क्रिएट अ प्रोडक्टिव इन्वायरमेंट। आपका इन्वायरमेंट आपके डिसिप्लिन को प्रभावित करता है। अगर आसपास डिस्ट्रैक्शन है तो फोकस मुश्किल होगा। इसीलिए मोबाइल नोटिफिकेशन बंद करें, काम के लिए अलग जगह बनाएं, वर्क प्लेस साफ रखें। इन्वायरमेंट बदलने से बिहेवियर बदलना आसान हो जाता है। चौथा, यूज अकाउंटेबिलिटी। जब आप अपने गोल्स किसी और को बताते हैं तो आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। अकाउंटेबिलिटीज पैटर्न आपको
ट्रैक पर रख सकता है। ये कोई दोस्त, मेंटोर या कम्युनिटी भी हो सकती है। फिफ्थ, सेलिब्रेट स्मॉल विंस। हर छोटी प्रगति मोटिवेशन को बढ़ाती है। अगर आपने आज 30 मिनट फोकस किया तो ये भी एक जीत है। छोटी जीतें बड़ी आदतों को जन्म देती है। याद रहे, डिस्ट्रैक्शन आधुनिक जीवन की सबसे बड़ी चुनौती है, लेकिन फोकस भी एक ट्रेनेबल स्किल है। उसके लिए लेखक कुछ स्ट्रेटेजी देते हैं। फोकस स्ट्रेटेजी 1, एक साफ और व्यवस्थित वर्क प्लेस दिमाग को संदेश देता है कि ये जगह काम के लिए है। फोकस स्ट्रेटेजी 2, दिन की शुरुआत सबसे महत्वपूर्ण काम से करें। इसे अक्सर डीप वर्क कहा जाता है। जब आपका दिमाग सबसे ताजा होता है तब सबसे महत्वपूर्ण काम करें। फोकस स्ट्रेटेजी 3, लगातार काम करना फोकस को कमजोर कर सकता है, इसलिए 25 से 30 मिनट काम करें, फिर 5 मिनट का ब्रेक लें। यह तकनीक पोमोडोरो टेक्निक कहलाती है। फोकस स्ट्रेटेजी 4, हर चीज जरूरी नहीं होती। फोकस का मतलब है महत्वपूर्ण चीजों को हाँ कहना और बाकी चीजों को ना कहना। याद रहे, प्रोक्रास्टिनेशन कोई कमजोरी नहीं है, ये एक पैटर्न है जिसे समझकर बदला जा सकता है। जब आप स्पष्ट लक्ष्य रखते हैं, डिस्ट्रैक्शन हटाते हैं, छोटे कदम लेते हैं और कंसिस्टेंसी बनाए रखते हैं, तो धीरे धीरे आपका फोकस आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। और तब आप सिर्फ काम नहीं करते, आप प्रोग्रेस बनाते हैं। आज एक काम चुनिए जिसे आप लंबे समय से टाल रहे हैं। अब उसे सिर्फ 10 मिनट के लिए शुरू करें। बस शुरुआत करें, क्योंकि अक्सर सबसे मुश्किल हिस्सा शुरुआत करना ही होता है। लेकिन जीवन की यात्रा में कभी कभी सिर्फ प्रोक्रास्टिनेशन ही नहीं, बल्कि सेटबैक और अनएक्सपेक्टेड फेलियर्स भी सामने आते हैं। अगले अध्याय में हम जानेंगे कैसे सेटबैक को हार नहीं बल्कि रेजिलियंस की ताकत में बदला जा सकता है। चैप्टर 8, डीलिंग विद सेटबैक एंड बिल्डिंग रेजिलियंस। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है तभी अचानक एक सेटबैक सब कुछ हिला देता है? आप मेहनत करते हैं, लक्ष्य बनाते हैं, डिसिप्लिन बनाए रखते हैं, लेकिन फिर एक गलती, एक असफलता, एक गलत फैसला और ऐसा लगता है जैसे सारी मेहनत बेकार हो गई। लेकिन सच ये है, सफल लोग इसलिए सफल नहीं होते क्योंकि उनके जीवन में सेटबैक नहीं आते। वे सफल होते हैं क्योंकि वे हर सेटबैक को रेजिलियंस में बदलना सीख लेते हैं। इस अध्याय में हम सीखेंगे कैसे असफलताएं हमें तोड़ती नहीं बल्कि सही तरीके से देखने पर हमें और मजबूत बनाती है। सबसे पहले एक सच्चाई समझना जरूरी है, सेटबैक जीवन की गलती नहीं है, वे जीवन का हिस्सा है। कोई भी व्यक्ति जो बड़ा लक्ष्य हासिल करता है उसकी यात्रा कभी सीधी नहीं होती। उसमें होते हैं गलत फैसले, असफल प्रयास, अप्रत्याशित समस्याएं और कभी कभी हार भी। लेकिन समस्या सेटबैक नहीं होते, समस्या होती है हमारी प्रतिक्रिया। कुछ लोग सेटबैक आते ही रुक जाते हैं, जबकि कुछ लोग वहीं से और मजबूत होकर आगे बढ़ते हैं। यही फर्क ऑर्डिनरी लाइफ और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ के बीच होता है। अब सवाल यह है कि एक सेटबैक इतना भारी क्यों लगता है? तो लेखक कहते हैं इसके पीछे 3 गहरे कारण होते हैं। पहला, आइडेंटिटी अटैचमेंट। कई लोग अपनी सफलता को अपनी पहचान बना लेते हैं। जब सफलता मिलती है तो वे खुद को सफल मानते हैं, लेकिन जब असफलता आती है तो वे सोचते हैं मैं असफल हूँ। जबकि सच ये है, आप असफल नहीं हैं, आपने सिर्फ एक प्रयास में असफलता देखी है। दूसरा, नेगेटिव सेल्फ टॉक। जब सेटबैक आता है तो हमारा दिमाग अक्सर कहता है मैं ये नहीं कर सकता, मैं इसके लायक नहीं हूँ, मुझसे हमेशा गलती होती है। यही इनर वॉइस हमारी ऊर्जा को कमजोर कर देती है। थर्ड, फियर ऑफ फ्यूचर फेलियर। कई लोग एक असफलता के बाद दोबारा कोशिश करने से डर जाते हैं। वे सोचते हैं अगर फिर से असफल हो गया तो, और यही डर उनकी ग्रोथ रोक देता है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, अगर सेटबैक जीवन का हिस्सा है तो उनसे मजबूत कैसे बने? यहीं से शुरू होती है रेजिलियंस की ताकत, और उसके लिए लेखक कुछ स्ट्रेटेजी देते हैं। स्ट्रेटेजी फर्स्ट, सेल्फ रिफ्लेक्शन। रेजिलियंस की शुरुआत सेल्फ रिफ्लेक्शन से होती है। जब सेटबैक आए तो खुद से पूछें क्या हुआ, मैंने क्या लिखा और क्या सीखा, अगली बार क्या अलग कर सकता हूँ। हर असफलता एक हिडन लेसन लेकर आती है। स्ट्रेटेजी सेकंड, इमोशनल अवेयरनेस। रिसाइलेंट लोग अपनी भावनाओं को दबाते नहीं, वे उन्हें समझते हैं। अगर आप दुखी हैं तो खुद को महसूस करने दें, लेकिन उसमें हमेशा के लिए मत रुकिए। भावनाओं को समझिए और फिर आगे बढ़िए। स्ट्रेटेजी थर्ड, रिफ्रेमिंग। रेजिलियंस का सबसे शक्तिशाली हथियार है रिफ्रेमिंग, यानी स्थिति को नए दृष्टिकोण से देखना। ये कहने के बजाय कि मैं असफल हो गया की जगह सोचिए और कहिए मैंने एक तरीका सीखा जो काम नहीं करता। यही सोच आपको आगे बढ़ने की ताकत देती है। स्ट्रेटेजी 4,
बिल्ड अ सपोर्ट नेटवर्क। कठिन समय में अकेले रहना सबसे कठिन होता है, इसीलिए रिसाइलेंट लोग अपने आसपास सपोर्ट सिस्टम बनाते हैं। ये हो सकते हैं दोस्त, परिवार, मेंटोर या समान सोचने वाले लोग। यही लोग और सही लोग आपको कठिन समय में आपको गिरने नहीं देते। स्ट्रेटेजी 5, फेलियर एज ग्रोथ। हर सफल व्यक्ति के पीछे असफलताओं की लंबी कहानी होती है, लेकिन फर्क यह है वे असफलता को एंड नहीं मानते, वे उसे फीडबैक मानते हैं। इस अध्याय में लेखक की यही सबसे बड़ी सीख है कि सेटबैक दुश्मन नहीं है, वे जीवन के शिक्षक है। हर असफलता आपको 3 चीजें सिखाती है: आपकी सीमाएं, आपकी ताकत और आपका अगला सही कदम। जब आप हर सेटबैक को एक लेसन में बदल देते हैं, तब जीवन की कोई भी समस्या आपको रोक नहीं सकती। तब सेल्फ डिसिप्लिन सिर्फ एक आदत नहीं रहता, वो आपकी पहचान बन जाता है। आज अपने जीवन की एक बड़ी असफलता को याद करें, फिर खुद से पूछें उस अनुभव ने मुझे क्या सिखाया। उस सीख को लिखें, क्योंकि वही सीख आपकी अगली सफलता का रास्ता बन सकती है। लेकिन रीसाइलेंस के बाद भी एक सवाल बचता है, अगर हमें डिसिप्लिन जीवन बनाना है तो हमें रोज कौन से प्रैक्टिस टूल चाहिए, जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 9, द सेल्फ डिसिप्लिन टूल बॉक्स। क्या होगा अगर आपके पास ऐसा टूल बॉक्स हो जिसमें हर वो औजार मौजूद हो जो आपको आलस, टालमटोल और डिस्ट्रैक्शन से बचाकर सीधे आपके लक्ष्य तक पहुंचा दे। सोचिए, अगर हर दिन आपको ये पता हो कि कब क्या करना है, कैसे करना है और क्यों करना है, तो क्या आपकी जिंदगी अलग नहीं दिखेगी? यही वो जगह है जहां सेल्फ डिसिप्लिन सिर्फ इच्छा नहीं बल्कि एक सिस्टम बन जाता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अनुशासन सिर्फ मोटिवेशन से आता है, लेकिन सच ये है कि मोटिवेशन अस्थायी होता है। कुछ दिन हम बहुत ही प्रेरित महसूस करते हैं और कुछ दिन बिल्कुल नहीं। इसीलिए सफल लोग सिर्फ मोटिवेशन पर निर्भर नहीं रहते, वे अपने जीवन में ऐसे सिस्टम बनाते हैं जो उन्हें लगातार सही दिशा में आगे बढ़ाते रहते हैं। इस सिस्टम का आधार होता है दैनिक आदतें, यानी डेली हैबिट्स और स्ट्रक्चर। जब आपके पास सही टूल होते हैं तो अनुशासन कठिन नहीं लगता, बल्कि वो धीरे धीरे आपकी जीवन शैली बन जाता है। बहुत से लोग अपने लक्ष्य तय करते हैं, लेकिन कुछ ही समय बाद वे रास्ता छोड़ देते हैं। इसके पीछे कई कारण होते हैं। पहला, स्पष्ट दिशा का अभाव। अगर आपको ये नहीं पता कि आपका लक्ष्य क्या है तो अनुशासन बनाना मुश्किल हो जाता है। बिना दिशा के प्रयास जल्द ही खत्म हो जाते हैं। सेकंड, आदतों का अभाव। कई लोग बड़े बड़े लक्ष्य बनाते हैं, लेकिन उनके पास रोज के छोटे छोटे सिस्टम नहीं होते और बिना सिस्टम के लक्ष्य केवल इच्छाएं बनकर रह जाते हैं। थर्ड, समय प्रबंधन की कमी। समय सबसे मूल्यवान संसाधन है, लेकिन अगर हम इसे सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते तो दिन खत्म हो जाता है और हमें पता ही नहीं चलता कि हमने किया क्या। फोर्थ, जवाबदेही यानी अकाउंटेबिलिटी। जब कोई हमें जवाबदेह नहीं बनाता तो हम अक्सर अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। इसीलिए अनुशासन के लिए सपोर्ट सिस्टम बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अब हम उन औजारों की बात करेंगे जो अनुशासन को आसान बनाते हैं। फर्स्ट, गोल सेटिंग। अनुशासन की शुरुआत स्पष्ट लक्ष्य से होती है। जब आपको पता होता है कि आप कहां पहुंचना चाहते हैं तो आपके निर्णय भी उसी दिशा में होते हैं। इसके लिए एक लोकप्रिय तरीका है स्मार्ट गोल। स्मार्ट का मतलब है, स्मार्ट का एस जो बताता है स्पेसिफिक, एम का मतलब है मेजरेबल, ए का मतलब है अचीवेबल, आर का मतलब है रिलेवेंट और टी का मतलब है टाइम बाउंड। जब लक्ष्य स्पष्ट होते हैं तो अनुशासन स्वाभाविक बन जाता है। सेकंड, विजुअलाइजेशन। दिमाग में अपने लक्ष्य की कल्पना करें। बहुत ही शक्तिशाली तकनीक है। जब आप रोज खुद को अपने लक्ष्य को हासिल करते हुए देखते हैं तो आपका दिमाग उसी दिशा में काम करने लगता है। इससे आपका फोकस और मोटिवेशन दोनों मजबूत होते हैं। थर्ड, हैबिट फॉर्मेशन। अनुशासन का असली आधार हैबिट है। जब कोई काम बार बार किया जाता है तो वह धीरे धीरे स्वचालित बन जाता है। यही कारण है कि सफल लोग अपनी सफलता को दैनिक आदतों पर आधारित करते हैं। छोटी छोटी आदतें समय के साथ बड़े परिणाम देती है। फोर्थ, टाइम मैनेजमेंट। समय को सही तरीके से इस्तेमाल करना अनुशासन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। कुछ लोकप्रिय तरीके हैं और तकनीक है, जैसे कि पोमोडोरो तकनीक। इसमें 25 मिनट काम करना है और 5 मिनट ब्रेक लिया जाता है। और दूसरी है आइजनहावर मैट्रिक्स। इससे हम तय करते हैं कि कौन सा काम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब हम समय को सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो हमारा काम तेज और प्रभावी हो जाता है। पांचवा, अकाउंटेबिलिटी। जब हम अपने लक्ष्य किसी और के साथ साझा करते हैं
तो उन्हें पूरा करने की संभावना बढ़ जाती है। ये व्यक्ति कोई मित्र हो सकता है, कोई कोच हो सकता है या कोई मेंटर हो सकता है। जवाबदेही में हमें जिम्मेदारी का एहसास दिलाती है और हमें रास्ते पर बनाए रखती है। 6 सेल्फ केयर एंड माइंडफुलनेस। अनुशासन का मतलब खुद को थकाना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है अपने शरीर और मन पर ध्यान रखना। इसमें शामिल है पर्याप्त नींद, नियमित व्यायाम, संतुलित भोजन और मेडिटेशन। जब शरीर और मन स्वस्थ होते हैं तो अनुशासन बनाए रखना आसान हो जाता है। सेल्फ डिसिप्लिन कोई जादू नहीं है, ये एक सिस्टम है, और जब आपके पास सही टूल होते हैं तो आप अपने जीवन को जानबूझकर डिजाइन कर सकते हैं। हर दिन की छोटी छोटी आदतें धीरे धीरे आपके व्यक्तित्व को बदल देती है और कुछ समय बाद आप वही व्यक्ति बन जाते हैं जो कभी बनने का सपना देखा था। आज एक छोटा कदम उठाइए, कागज पर लिखिए आपका सबसे बड़ा लक्ष्य। उसे हासिल करने के लिए 3 दैनिक आदतें, फिर तय कीजिए आप आज से कौन सी आदत शुरू करेंगे। अब जब आपके पास सेल्फ डिसिप्लिन टूल बॉक्स है तो अगला सवाल है, अगर आप इन टूल्स को 30 दिनों तक लगातार इस्तेमाल करें तो आपकी जिंदगी कितनी बदल सकती है, जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 10 योर 30 डे सेल्फ डिसिप्लिन प्लान। क्या होगा अगर अगले 30 दिन आप अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदलने के लिए समर्पित कर दें। सिर्फ 30 दिन, न कोई जादू, न कोई शॉर्टकट, सिर्फ छोटे छोटे डिसिप्लिन एक्शंस। कल्पना कीजिए अगर हर दिन आप अपने माइंड, हैबिट्स और फोकस को थोड़ा थोड़ा बेहतर बनाते रहें तो 30 दिन बाद आपका वर्जन कैसा होगा। यही है इस अध्याय का उद्देश्य, एक ऐसा 30 डे सिस्टम जो सेल्फ डिसिप्लिन को अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बना दे। अक्सर लोग सोचते हैं कि जिंदगी बदलने के लिए कोई बड़ा ड्रामेटिकल चेंज चाहिए, लेकिन सच्चाई इसके उलट है। ज्यादातर लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन छोटे डेली हैबिट से होता है। यही कारण है कि इस किताब में 30 दिन का प्लान बनाया गया है। हर दिन एक छोटा स्टेप, लेकिन ये स्टेप्स धीरे धीरे आपके माइंडसेट्स, हैबिट्स, फोकस और डिसिप्लिन को बदल देते हैं। अब यहाँ एक सच्चाई को समझना जरूरी है। ज्यादातर लोग सेल्फ इम्प्रूवमेंट प्लान्स शुरू तो करते हैं लेकिन पूरा नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वे 3 गलतियां करते हैं। पहली, बहुत ही बड़ा बदलाव एक साथ करने का प्रयास करते हैं। कुछ लोग पहले दिन से ही परफेक्ट रूटीन बनाना चाहते हैं, लेकिन जब सब कुछ एक साथ बदलने की कोशिश होती है तो दिमाग बोझिल हो जाता है। सेकंड, इंस्टेंट रिजल्ट की उम्मीद। कई लोग चाहते हैं कि कुछ दिनों में ही बड़े बदलाव दिखे, लेकिन डिसिप्लिन स्लो प्रोसेस है। थर्ड, कंसिस्टेंसी की कमी। सबसे बड़ी समस्या है कंसिस्टेंसी। लोग शुरुआत में मोटिवेटेड रहते हैं लेकिन कुछ ही दिनों बाद रुक जाते हैं। यही कारण है कि इस 30 डे प्लान का फोकस छोटे छोटे लेकिन कंसिस्टेंट एक्शन पर है। अब हम समझते हैं कि ये 30 डे प्लान कैसे काम करता है। ये प्लान 3 फेज में काम करता है। फेज 1, पहले 10 दिन आपकी फाउंडेशन बनाते हैं। इन दिनों का फोकस है आपके गोल्स, रूटीन और प्रायोरिटीज को समझना, जिसमें डे 1 गोल सेटिंग। आप अपने जीवन के क्लियर गोल्स लिखते हैं। डे 2 डेली रूटीन्स। आप एक सिंपल शेड्यूल बनाते हैं। डे 3 प्राथमिकता का निर्धारण। आप सीखते हैं कि कौन सा काम सबसे महत्वपूर्ण है। डे 4 मॉर्निंग रूटीन। एक स्ट्रॉन्ग मॉर्निंग रूटीन आपकी पूरी प्रोडक्टिविटी बदल सकती है। डे 5 सेल्फ अवेयरनेस। आप समझते हैं आपकी हैबिट्स क्या है, आपकी वीकनेस क्या है। डे 6 स्मार्ट गोल्स। स्मार्ट का मतलब है, स्मार्ट के एस का मतलब है स्पष्ट, एम का मतलब मेजरेबल मतलब मापने योग्य, ए का मतलब अचीवेबल प्राप्त करने योग्य, आर का मतलब रिलेवेंट और टी का मतलब टाइम बाउंड। डे 7 टाइम मैनेजमेंट। आप सीखते हैं कि समय को सही तरीके से कैसे इस्तेमाल करें। डे 8 अकाउंटेबिलिटी। आप अपने गोल्स किसी ट्रस्टेड पर्सन से शेयर करते हैं। डे 9 ओवरकमिंग प्रोक्रास्टिनेशन। आप सीखते हैं कि काम को टालने की आदत कैसे खत्म करें। डे 10 कंटिन्यूअस ग्रोथ। आप लर्निंग माइंडसेट अपनाते हैं। फिर दूसरा फेज है स्ट्रेंथनिंग द माइंड। अब दूसरे फेज में आप मेंटल स्ट्रेंथ बनाते हैं। इन दोनों में आप सीखते हैं माइंडफुलनेस, रेजिलियंस यानी मानसिक मजबूती और पॉजिटिव माइंडसेट, जिसमें डे 11 माइंडफुलनेस प्रैक्टिस। डे 12 मेंटल रेजिलियंस यानी मानसिक लचीलापन। डे 13 पॉजिटिव हैबिट्स, अच्छी आदतों को अपनाना। डे 14 लर्निंग फॉर फेलियर। डे 15 ग्रोथ माइंडसेट, विकासवादी सोच को विकसित करना। डे 16 ग्रेटिट्यूड। डे 17 एक्सेप्ट इम्परफेक्शन, अपनी अपूर्णता को स्वीकार करना और उसके बाद भी काम करना। डे 18 डिकल्टरिंग एनवायरनमेंट यानी अपने आसपास के वातावरण को साफ करना। डे 19 डिलेड
ग्रेटिफिकेशन यानी देर से मिलने वाला सुख। डे 20 पॉजिटिव सेल्फ टॉक, अपने आप से सकारात्मक बातचीत करना। उसके बाद तीसरा फेज आता है लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन। अब अंतिम चरण में आप डिसिप्लिन को लॉन्ग टर्म लाइफ स्टाइल बनाते हैं। इन दिनों का फोकस है लाइफ केयर, कंसिस्टेंसी और रिफ्लेक्शन। इसके डे 21 में आता है सेल्फ केयर यानी खुद की देखभाल करना। डे 22 सपोर्टिव रिलेशनशिप्स यानी सहयोग करने वाले रिश्तों को बनाना या उनके आसपास रहना। डे 23 स्ट्रेस मैनेजमेंट। डे 24 विजुअलाइजेशन। डे 25 डूइंग हार्ड थिंग्स यानी कठिन कामों को करना जिससे दिमाग असहज हो। डे 26 कंसिस्टेंसी। डे 27 रिव्यू गोल्स यानी अपने लक्ष्य की समीक्षा करना। डे 28 पॉजिटिव माइंडसेट। डे 29 रिफ्लेक्शन यानी आत्मचिंतन करना। डे 30 लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट। ये वो दिन है जब सेल्फ डिसिप्लिन आपके जीवन का परमानेंट हैबिट बन जाता है। इस अध्याय की सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि 30 दिन का प्लान आपकी मंजिल नहीं है, ये सिर्फ शुरुआत है। इन 30 दिनों में आप सीखते हैं डिसिप्लिन कैसे बनाना है, हैबिट कैसे बदलनी है और माइंडसेट कैसे मजबूत करना है। लेकिन असली ट्रांसफॉर्मेशन तब होता है जब आप इन हैबिट्स को लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिस बना देते हैं। आज ही एक छोटा एक्सपेरिमेंट करें। एक नोटबुक में लिखें अगले 30 दिनों में मैं कौन सी 3 हैबिट्स बदलना चाहता हूँ। फिर आज ही उसमें से एक हैबिट पर एक्शन ले। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है, जब 30 दिन का प्लान खत्म हो जाए तो डिसिप्लिन को हमेशा के लिए कैसे बनाए रखें, जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 11 द बिगिनिंग ऑफ द सेल्फ डिसिप्लिन लाइफ। क्या होगा अगर सेल्फ डिसिप्लिन अब सिर्फ एक 30 दिन का प्रयोग न रहकर आपकी पूरी जिंदगी की पहचान बन जाए। कल्पना कीजिए आप हर दिन जागते हैं और आपको खुद को मजबूर न करना पड़ता, क्योंकि सही फैसले लेना आपकी आदत बन चुका है। यही वो पल है जहां अनुशासन का अभ्यास से बदलकर जीवन जीने का तरीका बन जाता है। इस बुक समझने की पूरी यात्रा में आपने सीखा कि सेल्फ डिसिप्लिन केवल किसी काम को जबरदस्ती करने का नाम नहीं है, ये एक जीवन दर्शन है। जब कोई व्यक्ति अनुशासन अपनाता है तो धीरे धीरे उसका पूरा जीवन बदलने लगता है। उसके फैसले बदलते हैं, उसकी आदतें बदलती है और धीरे धीरे उसकी पहचान भी बदल जाती है। यही कारण है कि दुनिया के लगभग हर सफल व्यक्ति में एक चीज कॉमन होती है, सेल्फ डिसिप्लिन। लेकिन यहाँ एक और सच्चाई भी है, अनुशासन जन्म से नहीं आता, ये एक सीखने वाली स्किल है जिसे अभ्यास, धैर्य और जागरूकता से विकसित किया जाता है। और यही इस किताब की सबसे बड़ी सीख है, आप भी एक अनुशासित जीवन बना सकते हैं। तो सवाल है कि क्यों ज्यादातर लोग अनुशासन बनाए नहीं रख पाते। बहुत से लोग शुरुआत तो करते हैं, वे मोटिवेशन महसूस करते हैं, वे नए लक्ष्य बनाते हैं, लेकिन कुछ ही समय बाद पुरानी आदतें वापस आ जाती। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे कुछ सामान्य कारण है। पहला, पुराने पैटर्न की ताकत। हमारा दिमाग हैबिट के अनुसार काम करता है। जब हम सालों तक एक ही तरीके से जीते हैं तो हमारा दिमाग उसी पैटर्न में रहने की आदी हो जाता है। इसीलिए नई आदतें शुरू करना आसान है, लेकिन उन्हें बनाए रखना कठिन। दूसरा, तुरंत परिणाम की उम्मीद। कई लोग सोचते हैं कि कुछ हफ्तों में ही जीवन बदल जाएगा, लेकिन असली बदलाव धीरे धीरे होता है। अनुशासन का असली असर महीनों और सालों में दिखाई देता है। थर्ड, अकेले लड़ने की कोशिश। कई लोग सोचते हैं कि उन्हें सब कुछ अकेले करना होगा, लेकिन सच ये है कि जब मजबूत सपोर्ट सिस्टम अनुशासन को बनाए रखने में बहुत ही मदद करता है। तो फिर एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल आता है कि अनुशासन को स्थायी कैसे बनाया जाए। इसके लिए कुछ मूल सिद्धांत अपनाने पड़ते हैं। पहला, अनुशासन को पहचान बनाइए। बहुत ही लोग कहते हैं मुझे डिसिप्लिन होना है, लेकिन असली बदलाव तब होता है जब आप कहते हैं मैं एक डिसिप्लिन व्यक्ति हूँ। ये छोटी सोच का बदलाव आपकी पहचान बदल देता है। सेकंड, छोटे छोटे दैनिक अभ्यास। अनुशासन बड़े फैसलों से नहीं बनता, ये बनता है छोटे रोजाना फैसलों से, जैसे समय पर उठना, काम समय पर पूरा करना, शरीर और मन का ध्यान रखना या सीखते रहना। ये छोटे अभ्यास धीरे धीरे आपकी पहचान बन जाते हैं। थर्ड, ग्रोथ माइंडसेट अपनाइए। ग्रोथ माइंडसेट का मतलब है आप मानते हैं कि आप लगातार बेहतर हो सकते हैं। इस सोच के साथ गलतियां भी सीख बन जाती है और असफलता रुकावट नहीं बल्कि सुधार का मौका बन जाती है। फोर्थ, सही लोगों के साथ रहना। हम जिन लोगों के साथ रहते हैं उनका प्रभाव हमारे जीवन पर बहुत ही गहरा होता है। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो मेहनत करते हैं, सीखते हैं और अनुशासन को महत्व देते हैं तो आप भी उसी दिशा में बढ़ने लगते हैं। 5, सेल्फ केयर को प्राथमिकता देना।
अनुशासन का मतलब खुद को लगातार धकेलना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है अपने शरीर और मन का संतुलन बनाए रखना। इसमें शामिल है पर्याप्त नींद, सही भोजन, व्यायाम और मानसिक शांति। जब शरीर और मन संतुलित होते हैं तो अनुशासन बनाए रखना आसान हो जाता है। लेखक कहते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन कोई एक बार हासिल करने वाली चीज नहीं है, ये एक जीवन यात्रा है। हर दिन, हर फैसला, हर आदत आपको या तो अपने बेहतर संस्करण से मिला रही है और उसके करीब ले जाती है, या उससे दूर। लेकिन अच्छी खबर यह है, आपके पास हमेशा फिर से सही रास्ता चुनने की शक्ति होती है। अनुशासन का मतलब कभी न गिरना नहीं है। अनुशासन का मतलब है हर बार गिरकर फिर उठना। और जब आप बार बार उठते हैं तो धीरे धीरे आप वही व्यक्ति बन जाते हैं जिसे आप हमेशा बनना चाहते थे। आज खुद से ये सवाल पूछिए, अगर मैं सच में डिसिप्लिन जीवन जीऊं तो मेरी जिंदगी कैसी होगी। फिर लिखिए 3 आदतें जो आप हमेशा बनाए रखना चाहते हैं, एक बदलाव जो आप आज से शुरू करेंगे। अब एक आखिरी सवाल, अगर आज से 1 साल बाद आपकी जिंदगी बिल्कुल वैसी ही रही, वही आदतें, वही टालमटोल, वही अधूरे लक्ष्य, तो क्या आप सच में खुश होंगे? और अगर आप जानते हैं कि सिर्फ छोटे छोटे डिसिप्लिन एक्शंस आपकी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं, तो फिर सवाल ये नहीं कि आप बदल सकते हैं या नहीं, सवाल सिर्फ इतना है कि आप बदलने का फैसला करेंगे। क्योंकि सच्चाई ये है, हर सुबह जब अलार्म बजता है तब आपकी जिंदगी 2 रास्तों में बढ़ जाती है। एक रास्ता जहां आप फिर से वही पुरानी आदतें चुनते हैं, और दूसरा रास्ता जहां आप खुद से कहते हैं आज मैं अपने भविष्य के लिए सही फैसला चुनूंगा। सेल्फ डिसिप्लिन कोई जादू नहीं है, ये बस हर दिन लिया गया एक छोटा सही फैसला है। और अगर आप आज से शुरू करेंगे तो शायद 1 साल बाद आप अपनी ही जिंदगी को देखकर कहेंगे मैंने सच में अपने जीवन का नियंत्रण वापस ले लिया। तो सवाल फिर वही है, क्या आप कल से बदलेंगे या आज से? और दोस्तों, ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाइप बटन पर क्लिक करें। धन्यवाद।